नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, एसएससी एमटीएस और सीएचएसएल 2023 की परीक्षा के लिए लगातार जीके जीएस और करंट अफेयर्स के प्रैक्टिस सेट की जो हम सीरीज चला रहे हैं, उसमें आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 14 को कवर करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी किए आज के प्रैक्टिस सेट को लगाना स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि आज का हमारा जो 14 नंबर का प्रैक्टिस सेट है जीके जीएस और करंट अफेयर्स का, इसमें हमने कौन कौन से बेहतरीन 30 प्रश्नों को सम्मिलित किया हुआ है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। 2022 का वर्ड ऑफ द ईयर किसको घोषित किया गया है, आपको बताना है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, होमर शब्द को, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। होमर को जो है वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है कैम्ब्रिज डिक्शनरी के द्वारा। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। आगरा शहर की स्थापना किसने की थी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको बताना है कि आगरा शहर की स्थापना किसने की थी। तो आप याद रखिएगा, आगरा शहर की जो स्थापना थी इसको सिकंदर लोदी ने की थी, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। सिकंदर लोदी के द्वारा आगरा शहर की स्थापना की गई थी। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। सिकंदर लोदी जो है यह लोदी वंश का काफ़ी फेमस, काफ़ी प्रसिद्ध शासक था। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। अब बात यहाँ पे लोदी वंश की है, तो लोदी वंश ने दिल्ली पर कब से कब तक राज किया था, शासन किया था। तो आप याद रखिएगा, लोदी वंश ने जो है, लोदी वंश का जो शासन था यह दिल्ली पर था 1451 से लेके 1526 तक। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, 1451 से लेके 1526 तक दिल्ली पर शासन रहता है लोदी वंश का। तथा लोदी वंश का संस्थापक किसे कहा जाता है, तो बहलोल लोदी को। ये नाम आप याद रखिएगा, बहलोल लोदी के द्वारा जो है लोदी वंश की स्थापना की गई थी। कब, तो 1451 में। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। तथा दिल्ली में प्रथम अफगान राज्य की स्थापना का जो श्रेय है बहलोल लोदी को ही जाता है। तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा, दिल्ली में प्रथम अफगान राज्य की स्थापना का जो श्रेय है यह किसको जाता है, तो बहलोल लोदी को ही जाता है। तथा लोदी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी, जिसके साथ पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल साम्राज्य की स्थापना की। तो इसके बारे में भी आप याद रखिएगा, जो लोदी वंश का शासक था इब्राहिम लोदी, उसी के साथ 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा जाता है। बाबर ने इस युद्ध में जो है इब्राहिम लोदी को हरा दिया तथा बाबर के द्वारा 1526 में मुगल साम्राज्य की स्थापना की जाती है। तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा। अब बात यहाँ पे हमने सिकंदर लोदी की थी, तो सिकंदर लोदी ने जो है आगरा शहर की स्थापना की थी। तथा एक चीज़ आप याद रखिएगा, सिकंदर लोदी जो था यह गुलरुखी, यहाँ पे याद रखिएगा, सिकंदर लोदी जो था यह गुलरुखी नाम से जो है अपनी कविताएं लिखा करता था। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, यह जो सिकंदर लोदी था यह गुलरुखी उपनाम से जो है कविताएं लिखा करता था। तो ये प्रश्न भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितने स्पोक या तिल्लियां हैं। कितने स्पोक या तिल्लियां हैं हमारे राष्ट्रीय ध्वज में। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, टोटल 24 जो हैं तिल्लियां आपको मिलेंगी हमारे राष्ट्रीय ध्वज में। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, ऑप्शन जो आपका यहाँ पे दिया गया है बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बारे में आप याद रखिएगा। तथा वर्तमान में हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है इसका डिजाइन किसने तैयार किया था, तो पिंगली वेंकैया ने। तो इनके बारे में आप याद देखिएगा, पिंगली वेंकैया के द्वारा जो है वर्तमान में जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है इसका डिजाइन तैयार किया गया था। तो ये प्रश्न भी एग्जाम में पूछा जाता है। इसके अलावा एक चीज़ और आप ध्यान दीजिएगा, हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है इसको संविधान सभा के द्वारा स्वीकृति कब प्रदान की गई थी, तो 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा के द्वारा हमारे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को स्वीकृति प्रदान की गई थी। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। तथा हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है
इसमें लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है, तो 3:2 का अनुपात है। तो ये फैक्ट भी आप याद रख सकते हैं। हाल ही में काशी तमिल संगम सांस्कृतिक महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? पीएम मोदी के द्वारा इस महोत्सव का उद्घाटन किया गया था। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। तो इस काशी तमिल संगम सांस्कृतिक महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया वाराणसी में, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। इसके बारे में आप याद रखिएगा, वाराणसी पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र भी है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको बताना है कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, डायरेक्टली आपसे एग्जाम में इससे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? तो बोध गया में। ये फैक्ट आपको याद रखना है, बोध गया में जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी गौतम बुद्ध को। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। अब बात यहाँ पे गौतम बुद्ध की है, तो आइए इनके बारे में कुछ बेसिक फैक्ट्स जान लेते हैं जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़, इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था इनका जन्म। तो इनके बारे में आप याद रखिएगा। तथा इनके जन्म के लिए कौन सा प्रतीक का प्रयोग किया था? तो गौतम बुद्ध के जन्म के लिए कमल प्रतीक का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद इनके जन्म के बाद जब इन्होंने गृह त्याग किया था, इन्होंने किस आयु में, किस वर्ष में गृह त्याग किया था? ये भी प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो इन्होंने गृह त्याग कब किया था? तो 29 वर्ष की अवस्था में, 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग किया था। तो गृह त्याग के लिए जो है किसका हम प्रयोग करते हैं? तो गृह त्याग के लिए जो है घोड़ा प्रतीक का जो है प्रयोग किया जाता है। तो इसके बारे में यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे हम महात्मा बुद्ध की बात करें, गौतम बुद्ध की बात करें, तथा गृह त्याग की घटना को हम किस नाम से जानते हैं? तो गृह त्याग की घटना को हम महाभिनिशीक्रमण के नाम से भी जानते हैं। तो यह फैक्ट आप याद रखिएगा, गौतम बुद्ध के द्वारा जो गृह त्याग किया गया था उसको महाभिनिशीक्रमण के नाम से जानते हैं। और इस गृह त्याग की घटना के लिए जो प्रतीक चिन्ह है घोड़ा प्रयोग में लाया जाता है। अब गृह त्याग के बाद 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग किया और इनको 35 वर्ष की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो ज्ञान की प्राप्ति के लिए कौन सा हम प्रतीक का प्रयोग करते हैं? तो ज्ञान की जब इनको प्राप्ति होती है, ज्ञान की प्राप्ति इनको 35 वर्ष की अवस्था में होती है, तो ज्ञान की प्राप्ति के लिए जो है बोधि वृक्ष, पीपल के वृक्ष का जो प्रतीक है वह प्रयोग में लाया जाता है, क्योंकि बोधि वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में। इसी कारण से पीपल यानी कि बोधि वृक्ष का जो प्रतीक है वह प्रयोग में लाया जाता है इनके ज्ञान प्राप्ति के लिए। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा। तथा इनके ज्ञान की प्राप्ति के लिए हम एक विशेष शब्द का प्रयोग करते हैं, वह कौन सा शब्द? तो निर्वाण। इनके ज्ञान की प्राप्ति को, गौतम बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति को जो है निर्वाण के नाम से जाना जाता है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। अब ज्ञान की प्राप्ति के बाद जब इन्होंने प्रथम उपदेश दिया, तो प्रथम उपदेश को हम धर्म चक्र के नाम से जानते हैं। धर्म चक्र मतलब पहिया। तथा इन्होंने अपना जो प्रथम उपदेश था कहाँ पर दिया था? तो प्रथम उपदेश इन्होंने वाराणसी के सारनाथ में प्रथम उपदेश दिया था। तथा इस प्रथम उपदेश के लिए जो प्रतीक है वह पहिया यानी कि धर्मचक्र प्रयोग में लाया जाता है। इसके बाद जब इनकी मृत्यु होती है तो इनकी मृत्यु को हम क्या कहते हैं? महापरिनिर्वाण। महात्मा बुद्ध की मृत्यु को जो है महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। तथा इनकी मृत्यु के लिए जो प्रतीक है वह इस्तेमाल में लाया जाता है स्तूप। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। तो ये सारे फैक्ट कुछ जो मैंने आपको बताए हैं ये आप याद कर लीजिएगा, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं। तो ये जो चारों ऑप्शन में आपके नाम लोकेशन दिख रही है ना, ये किसी न किसी तरह से गौतम बुद्ध से रिलेटेड है। तो पहला जो ऑप्शन आपके पास दिया गया है सारनाथ, सारनाथ में इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया था। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था, और श्रावस्ती में क्या हुआ था? तो श्रावस्ती में जो है इन्होंने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा। श्रावस्ती में जो है सर्वाधिक उपदेश दिया गया था गौतम बुद्ध के द्वारा। तो बुद्ध जी ने सबसे ज़्यादा जो उपदेश था कहाँ पर दिया था? तो श्रावस्ती में दिया था। तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा। किस स्थान पर गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी? तो गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ पर हुई थी?
तो आप याद रखिएगा गौतम बुद्ध की मृत्यु जो है कुशीनगर में हुई थी, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही है। तथा इनकी मृत्यु को हम क्या कहते हैं, महापरिनिर्वाण कहते हैं। और इनकी मृत्यु के लिए जो प्रतीक है वह स्तूप का प्रयोग हम किया जाता तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। प्रतीक के रूप में, इनकी मृत्यु के प्रतीक के रूप में स्तूप का जो है प्रयोग किया जाता है, तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। और इनकी मृत्यु को हम महापरिनिर्वाण के नाम से जानते हैं। एक चीज़ और आप ध्यान दीजिएगा, इनके माता पिता का नाम, इनके पत्नी और बेटे का नाम भी आप याद कर लीजिए। इनके पिता का नाम था शुद्धोधन और इनकी माता का नाम था महामाया और इनकी पत्नी का नाम था यशोधरा और इनके पुत्र का नाम था राहुल। तो ये बेसिक फैक्ट भी आप याद रखिएगा। तथा इनके बचपन का नाम, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, तो सिद्धार्थ था। तो ये फैक्ट भी आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? तो यूरोप का मरीज हम किसे कहते हैं? तो आप याद रखिएगा, यूरोप का मरीज कहा जाता है तुर्की को। आपको पता होगा तुर्की में हाल ही में काफ़ी भयंकर भूकंप आया था, जिसके कारण से तुर्की में काफ़ी ज़्यादा जान माल की हानि हुई है। तो तुर्की को हम यूरोप का मरीज कहते हैं। तथा तुर्की की नई राजधानी तुर्की है, तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। इन्होंने अपनी राजधानी को चेंज किया था, तो इनकी राजधानी का नाम अब तुर्की हो गया। तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा। तो आइए इन चारों ऑप्शन के बारे में भी जान लेते हैं कि इन चारों देशों को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो बेल्जियम को हम क्या कहते हैं? तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ऑप्शन यहाँ पे बेल्जियम का तो नहीं दिया गया है, बाकी यहाँ पे तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं तुर्की को जो है यूरोप का मरीज हम कहते हैं। स्विट्जरलैंड को यूरोप का खेल मैदान कहा जाता है। उसके बाद मिस्र को हम नील नदी का वरदान कहते हैं। और इसके बाद रोम को हम 7 पहाड़ियों का देश या शाश्वत शहर भी कहते हैं रोम को। तो इनके बारे में आप याद रखिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, और नेसेट जो है किस देश की संसद को कहा जाता है, किस देश की पार्लियामेंट को नेसेट कहा जाता है? तो इजराइल की, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे बी जो है बिल्कुल सही जगह। इजराइल की पार्लियामेंट को हम नेसेट के नाम से जानते हैं, तो इनके बारे में आप याद रखिएगा। वहीं जापान की पार्लियामेंट को हम क्या कहते हैं? तो जापान की पार्लियामेंट को हम कहते हैं डायट। ईरान की पार्लियामेंट को हम मजलिस कहते हैं। ब्रिटेन की पार्लियामेंट को पार्लियामेंट कहा जाता है। और इजराइल की संसद का नाम नेसेट है, तो इनके बारे में आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? आपसे पूछा जा रहा है कि जो महमूद गजनवी था इसने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, डायरेक्टली आपसे एग्जाम में यह पूछा जा सकता है। तो महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? तो 17 बार। ये चीज आप याद रखिएगा, महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। 1000 ईस्वी से लेके 1027 ईस्वी के मध्य जो है इसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। तथा महमूद गजनवी ने 1025 ईस्वी में गुजरात स्थित सोमनाथ मंदिर पर भी आक्रमण किया था। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। तो गुजरात का जो फेमस सोमनाथ मंदिर है, तथा यह जो सोमनाथ मंदिर है भगवान शिव को समर्पित है। तो 1025 ईस्वी में जो है गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया गया था महमूद गजनवी के द्वारा। जब सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया गया था तो उस समय गुजरात का शासक कौन था? भीम प्रथम। उस समय गुजरात का शासक कौन हुआ करता था? तो भीम प्रथम जो है उस समय गुजरात का शासक था। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। तथा जब महमूद गजनवी भारत आया था आक्रमण के लिए, तो उसके साथ एक यात्री भी आया था, एक जिसका नाम था अल बरूनी। तो अल बरूनी जो था यह महमूद गजनवी के साथ भारत आया हुआ था। और अल बरूनी ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था किताबुल हिंद। तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। और इसके अलावा जो फिरदौसी का नाम आपने सुना होगा। फिरदौसी जिसने शाहनामा नामक पुस्तक लिखी है, शाहनामा नामक पुस्तक का जो लेखक फिरदौसी है, फिरदौसी भी जो है दरबारी कवि था। किसका? तो महमूद गजनवी का। तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। और इसके बाद एक चीज़ और आप ध्यान दीजिएगा कि जो महमूद गजनवी था इसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख तथा दूसरी तरफ अरबी मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के और ढलवाए थे, निर्गत करवाए थे। तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा। जो महमूद गजनवी था इसने चांदी का सिक्का निकलवाया था
और उस चांदी के सिक्के के एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख हुआ करता था और दूसरी तरफ जो है अरबी मुद्रा लेख हुआ करता था। तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा। तथा 1030 ईस्वी में महमूद गजनवी की मृत्यु हो जाती है। तो ये फैक्ट आप जो मैंने आपको बताए बहुत सारे, इनको आप याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच कौन सी लड़ाई हुई थी? तो आप याद रखिएगा, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य फेमस युद्ध हुआ था, जिसको हम तराइन के युद्ध के नाम से जानते हैं। यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। तराइन के 2 युद्ध लड़े गए थे। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था और तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ था। दोनों ही युद्ध मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य लड़े गए थे, जिसमें पहला जो युद्ध था इसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय होती है। पृथ्वीराज चौहान जो है प्रथम तराइन के युद्ध में जीत जाते हैं और दूसरे युद्ध में यानी कि सेकेंड युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की जो है पराजय होती है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा कि पहला जो तराइन का प्रथम युद्ध था इसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत होती है और दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी से हार जाते हैं। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। तो तराइन के 2 युद्ध लड़े गए थे। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में, जिसमें मोहम्मद गौरी की हार होती है और पृथ्वीराज चौहान की जीत होती है, और तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में, जिसमें मोहम्मद गौरी जीतता है और पृथ्वीराज चौहान की हार होती है तराइन के द्वितीय युद्ध में। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट है, आपसे डायरेक्टली प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है। अब बात यहाँ पे मोहम्मद गौरी की है, तो मोहम्मद गौरी के बारे में एक चीज़ आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, जो प्रश्न एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो मोहम्मद गौरी जो था, इसने अपने सिक्कों पर, इसने जो भी सिक्के निकलवाए थे, इसने अपने सिक्कों पर एक ओर कलमा तथा दूसरी ओर लक्ष्मी की आकृति अंकित करवाई थी। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तथा मोहम्मद गौरी ने जितने भी भारत में राज्य जीते थे उन राज्यों का स्वामी जो है अपने गुलाम को बनाया था, जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। यानी कि जो भी राज्य विजित किए गए थे, जो भी राज्य जीते गए थे मोहम्मद गौरी के द्वारा, उसने सारे राज्य का स्वामी अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को बनाया था। तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार हमने किस देश के संविधान से लिए हैं? मौलिक अधिकार को हमने किस देश के संविधान से लिया है, आपसे पूछा जा रहा है। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे बात फंडामेंटल राइट्स की हो रही है, मौलिक अधिकारों की हो रही है। तो आपको बताना है कि मौलिक अधिकार को हमने किस देश के संविधान से लिया हुआ है। तो आप याद रखिएगा, मूल अधिकार यानी कि मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स की यहाँ पे बात हो रही है। तो फंडामेंटल राइट्स को हमने संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया हुआ है। यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, अमेरिकी संविधान से। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। तथा फंडामेंटल राइट्स जो हैं भारतीय संविधान के किस भाग में आपको मिलेंगे? तो फंडामेंटल राइट्स जो है भारतीय संविधान के भाग 3 में आपको मिलेंगे। तो इनके बारे में आप याद रखिएगा। भाग 3 में जो है फंडामेंटल राइट्स का जिक्र है। कौन से आर्टिकल से लेके कौन से आर्टिकल तक? तो भाग 3 में अनुच्छेद आपको 12 से लेके अनुच्छेद 35 तक आपको मिलेंगे फंडामेंटल राइट्स। वर्तमान में हमारे फंडामेंटल राइट्स कितने हैं? तो टोटल हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। पहला कौन सा है? समानता का अधिकार। दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार। चौथा धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। पांचवा आपका सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार है। और छठा आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता यानी कि सिटीजनशिप के बारे में बात करता है? सिटीजनशिप से रिलेटेड कौन सा हमारा भाग है, पार्ट है? तो सिटीजनशिप के बारे में आपको मिलेगा सारे प्रावधान भाग 2 में, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। वहीं भाग 2 में किस आर्टिकल से लेकर किस आर्टिकल तक? तो आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक आपको नागरिकता से जुड़े प्रावधान मिलेंगे। वहीं आर्टिकल आपका 1 से 4 भाग 1 में मिलेगा। और भाग 1 किससे संबंधित है? तो भाग 1 आपका संघ और उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित है। वहीं भाग 3 मैंने आपको भी बताया फंडामेंटल राइट्स रिलेटेड है। आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक आपको मिलेंगे फंडामेंटल राइट्स। और भाग 4 का संबंध किससे है? तो भाग 4 का संबंध आपका हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत यानी कि डीपीएसपी से रिलेटेड है। और भाग 4 में कौन कौन से आर्टिकल हैं? तो भाग 4 में आपको आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक मिलेंगे। तो इनके बारे में आप याद रखिएगा। तथा भाग 4 में आपको मिलेगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था?
मुस्लिम लीग के द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया था? तो 22 दिसंबर 1939 को, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। 22 दिसंबर 1939 को जो है मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था। पृथ्वी और सूर्य के बीच सर्वाधिक दूरी किसके दौरान होती है? तो पृथ्वी और सूर्य के बीच सर्वाधिक दूरी आपकी अपसौर के दौरान होती है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, अपसौर के दौरान जो है पृथ्वी और सूर्य के बीच सर्वाधिक दूरी होती है, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे सारे फैक्ट लिखे गए हैं जिनको आप देख सकते हैं। जब पृथ्वी जो है सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है तो उसको हम अपसौर यानी कि एपेहेलियन के नाम से जानते हैं। और अपसौर की स्थिति जो है 4 जुलाई को उत्पन्न होती है, यानी कि 4 जुलाई को पृथ्वी जो है सूर्य से अधिकतम दूरी पे होती है। आप पिक्चर के माध्यम से भी आप क्लियर कर लेंगे। यहाँ पे जुलाई में जो है आपका अपेहेलियन यानी कि अपसौर की स्थिति बनती है 4 जुलाई को। वहीं पृथ्वी जो है 3 जनवरी को सूर्य के सबसे नज़दीक होती है और इस कंडीशन को, इस स्थिति को हम पेरीहेलियन यानी कि उपसौर के नाम से जानते हैं। तो उपसौर आपका जनवरी में होता है और उपसौर के दौरान जो है पृथ्वी सूर्य के सबसे नज़दीक होती है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता उन्मूलन के विषय में उल्लेख किया गया है? तो अनटचेबिलिटी की बात किस में करी गई है? तो आर्टिकल 17 में करी गई, आर्टिकल 17 में की गई, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। गंगा नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? तो गंगा नदी के तट पर आपको कौन सा शहर इसमें से मिलेगा? तो इसमें से आपका कानपुर शहर आपको गंगा नदी के तट पर मिलेगा। बाकी ऊपर के दोनों शहर आपको यमुना नदी के तट पर मिलेंगे, यानी कि मथुरा और आगरा आपको यमुना नदी के तट पर मिलेंगे और कोटा शहर आपको चंबल नदी के तट पर मिलेगा, लेकिन कानपुर शहर आपको गंगा नदी के तट पर देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, लद्दाख किस पर्वत श्रेणी के मध्य स्थित है? आपसे पूछा जा रहा है। तो आप याद रखिएगा, लद्दाख जो है काराकोरम श्रृंखला और जास्कर पर्वत के मध्य स्थित है, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। काराकोरम श्रृंखला और जास्कर पर्वत के मध्य आपको मिलेगा लद्दाख, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं लद्दाख काराकोरम श्रृंखला और जास्कर पर्वत के बीच स्थित है। 31 अक्टूबर 2019 को लद्दाख को एक यूटी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। इस केंद्र शासित प्रदेश के पहले उपराज्यपाल बनाए गए थे राधा कृष्ण माथुर, तथा हाल ही में इसके नए उपराज्यपाल लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाए गए हैं बीडी मिश्रा। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, आपको पता होगा कि हमारे सौरमंडल में टोटल 8 प्लैनेट हैं, 8 ग्रह हैं। तो 8 ग्रहों में शुक्र यानी कि वीनस जो है सूर्य से कौन से स्थान पर स्थित है? तो देखिए प्रश्न आपके एमटीएस और सीएचएसएल की परीक्षा में पूछा गया है, तो क्रम भी आपको याद रखना है ग्रहों का कि कौन से ग्रह किस क्रम पे हैं। तो आइए पिक्चर के माध्यम से इसको क्लियर कर लेते हैं। तो पिक्चर के माध्यम से सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह आपको मिलेगा बुध, यानी कि बुध जो है सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह है। दूसरे नंबर पे आपको शुक्र मिलेगा। शुक्र के बाद पृथ्वी का नंबर आता है। पृथ्वी के बाद चौथे स्थान पर मंगल आता है। मंगल ग्रह के बाद आपका बृहस्पति आता है, तथा मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच आप याद रखिएगा आपको क्षुद्र ग्रह एस्टेरॉइड्स देखने को मिलेंगे। तो ये फैक्ट भी आपसे पूछा है सकता है, बहुत बार पूछा भी गया है कि किन 2 ग्रहों के मध्य आपको क्षुद्र ग्रह देखने को मिलेंगे। तो मंगल और बृहस्पति ग्रह के मध्य जो है आपको एस्टेरॉइड्स यानी कि क्षुद्र ग्रह देखने को मिलते हैं। तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा। बृहस्पति के बाद शनि ग्रह आपका आता है, शनि ग्रह के बाद अरुण आता है, अरुण के बाद आपका वरुण आता है। तो ये क्रम आपको याद रखना है, यानी कि पहले नंबर पर यानी कि सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह आपका बुध हो जाएगा। फिर सूर्य के सबसे नज़दीक का दूसरा ग्रह आपका शुक्र हो जाएगा। तो यहाँ पे शुक्र की ही बात हो रही है, दूसरे ग्रह की ही बात हो रही है। तो शुक्र जो है आपका दूसरे स्थान पर स्थित, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस आपका 14 सितंबर को होता है, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। चलिए कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा कि यहाँ पे जो आपका विश्व हिंदी दिवस है किस तिथि को मनाया जाता है। तो आपको बताना है विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है कमेंट बॉक्स में। केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा आपसे पूछी जा रही है, कौन सी है? तो लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा कौन सी है? तो मलयालम। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा मलयालम है।
अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि किस दर्पण का प्रयोग कारों की हेडलाइट में किया जाता है, यानी कि कारों की जो हेडलाइट होती है, कारों की हेडलाइट में किस मिरर का प्रयोग किया जाता है। तो आप याद रखिएगा, कारों की जो हेडलाइट होती है उसमें जो है हम प्रयोग करते हैं कॉनकेव मिरर, यानी कि अवतल दर्पण का। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे, ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। वही कारों में पीछे का यातायात देखने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, तो उत्तल दर्पण का, यानी कि बैक का जो ट्रैफिक है, पीछे का यातायात देखने के लिए कारों में जो है हम उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। वहीं कारों की जो हेडलाइट होती है उसमें हम अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा। 100 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है। तो 100 रुपये के नोट पर आरबीआई के गवर्नर यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर का हस्ताक्षर होता है, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, आरबीआई के गवर्नर का। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वस्तु से कैसा होता है। वस्तु से सदैव छोटा होता है, सदैव बड़ा होता है, सदैव बराबर होता है, या छोटा या बड़ा हो सकता है। तो कॉनकेव मिरर यानी कि अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब जो है वस्तु से छोटा या बड़ा हो सकता है, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। सल्फर का साधारण नाम क्या है। सल्फर का साधारण नाम यहाँ पे आपसे पूछा गया है। तो सल्फर का साधारण नाम क्या होता है, ब्रिमस्टोन। ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, ब्रिमस्टोन। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। किस तत्व के परमाणु हाइड्रोजन के साथ मिलकर जल बनाते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको बताना है कि किस तत्व के परमाणु जो है हाइड्रोजन के साथ मिलकर जल बनाते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑक्सीजन के परमाणु जो है हाइड्रोजन के साथ मिलकर जल का निर्माण करते हैं। तो इनके बारे में आप याद देखिएगा, तो आपका ऑक्सीजन राइट आंसर हो जाएगा। रक्त समूह की खोज किसके द्वारा की गई थी। रक्त समूह यानी कि ब्लड ग्रुप्स की खोज किसने की थी। ब्लड ग्रुप यानी कि आपका ए बी आपका, इसके अलावा ओ, ये जो आपके ब्लड ग्रुप है ना, इनकी खोज किसके द्वारा करी गई थी, तो कार्ल लैंड स्टीनर के द्वारा, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ब्लड ग्रुप यानी कि रक्त समूह की खोज किसके द्वारा की गई, तो कार्ल लैंड स्टीनर के द्वारा। अगला प्रश्न है, विटामिन B3 की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन B3 का सबसे पहले आप रासायनिक नाम जान लीजिए। तो इसका रासायनिक नाम होता है नियासिन। विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या होता है, तो नियासिन होता है। और विटामिन B3 की कमी से आपका कौन सा रोग होता है, तो पेलाग्रा, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। पेलाग्रा नामक जो बीमारी है यह विटामिन B3 की कमी से होती है। वर्ष 1930 में सी राजगोपालाचारी ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर नमक कानून को तोड़ा था। तो सी राजगोपालाचारी ने नमक कानून को कहाँ पर तोड़ा था, तो वेदारण्यम में, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। भारत की वह कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कर्क रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है, तो माही नदी, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। माही रिवर जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है। इसकी लोकेशन आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसकी लोकेशन कहाँ पर बहती है माही नदी, आपको बताना है। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में पूना पैक्ट कब हुआ था। पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर कब हुआ था। तो बात यहाँ पे पूना पैक्ट की है, पूना समझौते की है। तो इस पर जो है हस्ताक्षर किए गए थे महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर साहब के द्वारा। तो यह समझौता कब हुआ था, पूना पैक्ट कब हुआ था, तो 1932 में हुआ था, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। पूना पैक्ट जो है 1932 में हुआ था। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। और राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, यानी कि 1932। तो इस प्रकार से आज का जो प्रैक्टिस सेट नंबर 14 था, जिसमें हमने 30 बेहतरीन जीके जीएस और करंट अफेयर्स के प्रश्नों को कवर किया है मिला के। तो यह प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा, अपनी प्रतिक्रिया, अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।